इस पर हम स्टार्ट करें। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोई बताएगा क्या परिभाषा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की? या एक एक अपना ऑडियो ऑन करके जो बोलना चाह रहा है बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखिए, आप बहुत सी भ्रांति रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कानून की पुस्तक है, तो ये उत्तर गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कानूनों की पुस्तक नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द कंट्री, the book which tell you about the administrative setup of the constitution of India country is called the Constitution of India. तो जो किताब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में बताती है, कानून उसके नीचे हैं सभी। अब भारत के जितने भी कानून हैं वो सब इसके नीचे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, फंडामेंटल राइट्स ऊपर है। डिफरेंस क्या है? लीगल राइट और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है? अब ये प्रश्न बहुत क्लियर है कि फंडामेंटल राइट्स which are available in the constitution are the fundamental rights, and the legal rights are not available in the constitution. They are available in the other laws, which are the subordinate laws. अदर सबऑर्डिनेट लॉज में जो कानून है वो क्या है? वो लीगल राइट्स है। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, दोज आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो एक स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स हो गए, और बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में एनुमरेटेड है। और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जितने लॉज हैं, सबऑर्डिनेट लॉज हैं, they give us the legal rights. और फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एक आम आदमी थप्पड़ लगाता है, तो आप उसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स प्राप्त करोगे या लीगल राइट्स प्राप्त करोगे? बताइए। तो वो आपका लीगल राइट सर। और एक पुलिस ऑफिसर थप्पड़ लगाता है, तो उसके अगेंस्ट आपके पास क्या है? फंडामेंटल। जब आम आदमी थप्पड़ मारता है तो लीगल राइट है, और एक पुलिस वाला थप्पड़ मारता है यानी राज्य का कोई व्यक्ति, आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 में जो डिस्क्राइब है, वो व्यक्ति, स्टेट, राज्य, सरकार, सरकारी आदमी जब आपको परेशान करता है तो आपको फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर आपको एक आम आदमी परेशान करता है, पड़ोसी परेशान करता है, तो वो आपको लीगल राइट मिलेंगे। और लीगल राइट्स के लिए कहां जाओगे? लीगल राइट का वायलेशन होता है तो रेमेडी कहां मिलेगी? लोअर कोर्ट में। और अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो कहां जाओगे? कहां जा सकते हो? तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। नॉट ओनली द लोअर कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। तो जैसा मैडम ने बताया, ये 40 मिनट्स में क्लास पूरी होने वाली नहीं आज की, और ये यूनिट 1 जो है कंटेम्पररी इंडियन एजुकेशन का आज फिनिश नहीं होगा। इसका एक लेक्चर और लेंगे या 2 लेक्चर और ले लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप में से बहुत से स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? हाथ खड़ा करेंगे। सिविल सर्विस की तैयारी कौन कौन कर रहा है या करेगा? तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेक्चर आज का है सिविल सर्विसेज के जनरल स्टडीज के लिए, सिविल सर्विसेज का अगर सिविक्स और पॉल साइंस आपका ऑप्शनल है उसके लिए, बीएड में, डीएड में और बीए बीएड के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए ये आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं सोच रहा था कि आज फिनिश करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि भी आज आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए आपको 2 या 3 लेक्चर्स में इसको दिया। अब बहुत सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम इसमें साथ साथ डिस्कस करेंगे।
और आपके जनरल नॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होंगे। वो बहुत ही जनरल स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक बैंकिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक HTAT, बिहार टैट, CTAT, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर द एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द टीचर्स है, उनके लिए, सबके लिए ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप अपना पेन और रजिस्टर साथ में रखें और बहुत से डाटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उनको नोट करते जाएं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम लेते हैं आपका, क्या सबको PDF दिखाई दे रहा है? नहीं सर। नो सर। PDF किसी को नहीं सर। दिखाई दे रहा है? नहीं सर, PDF नहीं दे रहा। जी सर, नहीं दिखाई दे रहा। क्या हुआ, बोल नहीं रहे? नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई देता सर। नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिख रहा है। दिखाई दे रहा सर। नहीं दिख रहा आवाज नहीं सर। आ रही। आपकी PDF शेयर किया मैंने, आपको दिखाई दिया था? नो सर। ऑन करिए, ऑडियो ऑन करके बताइए। नो सर। नो सर। सर, ये तो नहीं हुआ सर एक बार। हिमानी मैडम, सर PDF आई थी। ग्रुप में आई है सर। PDF हमको भी मिल गया, आ गया। PDF हमको भी मिल गया है। हैं जी? PDF मिला है सर, PDF मिला है। सर PDF मिला है सर। ठीक है। हाँ, मेरी साउंड बंद थी इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब आप यहाँ हम शुरू से लेते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का ये पार्ट है आपका, और ये पेपर सेकंड है। आवाज बंद रखिए अपनी, आवाज बंद रखिए। अंदर आ जाओ बेटा, अंदर। यस प्लीज। बहुत अच्छी बात है, आज सभी 100 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं इस क्लास के लिए, उनको जगह नहीं मिल रही है और उनको अगली क्लास में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये आज आपकी ऐतिहासिक क्लास बन गई है कि इतना स्टूडेंट्स ने इस ग्रुप में आज की क्लास में इंटरेस्ट लिया है कि 100 स्टूडेंट्स इस समय लाइन पे हैं। तो अभी अपन बात करें तो ये जो आपका पेपर 2 है, इसमें सिलेबस है कि Constitution of India and Education, concurrent status of education, policies, acts and provision relating to education, education of the marginalized and socially disadvantaged segments, और फिर आता है education and fundamental rights and duties, article 14, 16, 13 and 15 वाले, directive principle of state policy, राइट टू एजुकेशन। अब इसी सिलेबस पे थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए जिससे आपको आज का सिलेबस समझ में आ जाए। देखिए क्या है ये कि यहाँ पर आपको, आवाज बंद कर रखी, कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। देखिए 4 लिस्ट है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्करेंट एजुकेशन या जो भी आपका कानून देश का बनेगा, उस कानून के लिए आपके पास 4 लिस्ट है, वो अभी मैं बताऊंगा, आपको ये समझ में आ जाएगी बात जब इसको खोलेंगे। कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, पॉलिसीज, एक्ट्स एंड प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन। क्या कानून बने अभी तक
क्या एक्ट्स बने हैं, क्या प्रोविजन है एजुकेशन के, ये चीजें आपकी इसमें आज हम पढ़ेंगे। एजुकेशन ऑफ मार्जिनाइज्ड एंड सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स कौन सा है? जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, बैकवर्ड क्लासेस है, माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए एजुकेशन। फिर एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर्टिकल 14, 15, 16, 30 एंड 51। ये चारों आर्टिकल्स, पांचों आर्टिकल्स हम इसमें पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखिए, आपकी ये आपने धारा सुनी है, धारा 302, बताइए क्या होती है 302? हत्या का मर्डर केस। तो ये जो हत्या है ये धारा है, क्योंकि ये आईपीसी की धारा है। 511 धाराएं होती आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर्टिकल है। तो संविधान की जो धारा होती है वो धारा नहीं बोलेंगे हम, कोई भी धारा नहीं बोलेगा। क्या नहीं बोलना? धारा, बल्कि क्या कहना है? आर्टिकल। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनुच्छेद। अनुच्छेद। अभी जम्मू कश्मीर में कौन सा आर्टिकल हटाया गया है? 370 और 35 है। हाँ, कुछ स्टूडेंट इसको क्या बोलेंगे? धारा 370 हटा दी गई है। तो वो क्या गलती है इसमें? अनुच्छेद। हाँ, अनुच्छेद 370 हटाया गया। जब विद्यार्थी बोलता है उससे ही झलकता है इसको कितना ज्ञान है। अब मैं भारतीय संविधान के एक्सपर्ट के रूप में आज धारा 370 बोलूं, जैसा भारत के कितने मंत्री बोलते हैं, भारत के कितने एमएलए और एमपी बोलते हैं कि धारा 370 हटवाई हमने, वो धारा 370 स्वयं में ही गलती है, क्योंकि वो अनुच्छेद 370 है भारत के संविधान। ये जो अनुच्छेद है आर्टिकल 14, 15, 16, 13, 51 ए की बात हम करेंगे। उसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी अंतर पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या अंतर है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000। अब आगे आते हैं आज के पार्ट में। यहां हमारा आज का भाग, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एनीवे, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशंस बिटवीन। ठीक है, ये 10 मिनट में मीटिंग खत्म होगी, आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लेना इसी लिंक पे। 11:32 पे ये खत्म हो जाएगी। तो आवाज बंद कर लीजिए बेटा, आवाज बंद रखिए अपना। गवर्नमेंट का पार्ट क्या है? लेजिस्लेचर, मेक लॉस। अब लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, यानी पार्लियामेंट, यानी विधान मंडल। कानून बनाने का कार्य विधान मंडल का। केंद्र में अपना कानून पार्लियामेंट बनाएगी और जुडिशरी कानून को लागू करेगी, और एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? अनफोर्स लॉ। कानून को लागू तो एग्जीक्यूटिव करेगा, लेकिन अगर कानून में कहीं विसंगति आएगी, एक्सप्लेन नहीं हो पाया कानून, कहीं डिस्प्यूट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो फिर क्या करेगी? जुडिशरी काम करेगी। तो ये 3 काम गवर्नमेंट के। फिर वही ऑन कर लेते हैं, ये क्या मामला है, ये ऑन कर लेते हैं दोबारा से। आप ऑडियो ऑन ना करिए बिल्कुल भी, मैं बाहर कर दूंगा उस स्टूडेंट को। बिना बात के ऑडियो ऑन ना करिए। उसके बाद आ जाइए। अब ये मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। गवर्नमेंट में ये तीनों भारत में क्या इंडिपेंडेंट है? अमेरिका में इंडिपेंडेंट है तीनों, भारत में क्यों नहीं है इंडिपेंडेंट? देखिए, जितने भी एमएलएज हैं उनसे सरकार बनती है, और जितने एमपी से है उससे केंद्रीय सरकार बनती है। तो लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव का जन्म होता है। एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होती है। इसलिए
ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है भारत में। भारत में मंत्री काम करेंगे तो पहले उनको जवाब देना पड़ेगा, किससे? लेजिस्लेचर। और बहुत अच्छी बात है ये कि सरकार अपना मन माना कोई भी फैसला ना कर सके और अपने लेजिस्लेचर से पूछ के ही कानून को लागू करे। लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है इंडिया में। उसके बाद आ जाइए, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का संविधान क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स करंट फॉर्म मार्च 2011 कंसिस्ट ऑफ वन प्रीमेबल। प्रीमेबल क्या होती है हिंदी में? प्रस्तावना, उद्देशिका। तो ये उद्देशिका प्रस्तावना, जैसे हर किताब में भूमिका लिखी होती है ना, उसी तरह आपकी उद्देशिका भारत के संविधान से पहले लिखी गई। और उस उद्देशिका में हम आप में से कोई उद्देशिका याद है? सब किसी को सुनाइए। बताइए। हाँ बोलो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से सप्तमी संवत 2024 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वेरी गुड, सब तालियां बजाओ भाई इस पर। देखिए, क्या नाम है बेटा आपका? अभय सिंह। अभय सिंह, क्या रोल नंबर है? सर 33। ठीक है। देखिए, ये अभय सिंह ने बहुत अच्छा, देखिए कोई भी गायक मंत्री से आप पूछे तो उसे भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो नहीं पता। कौन सा है राष्ट्रीय गान भारत का? जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत में क्या फर्क है राष्ट्रीय गान और गीत? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गान जो है हमारा एंथम है वो जनगण। तो ये दोनों का अंतर नहीं पता बहुत से मंत्रियों को, ऐसे मंत्री बन जाते हैं। और आप जनगण मन अगर पूरा सुनाने को उनको बोला जाए तो वो सुना नहीं पाते। ये बहुत ही बड़ा विषय है कि एक एमएलए और एमपी को राष्ट्रगान पूरा नहीं आता। जैसे किसी एक जिसने हवन यज्ञ कराना है, पंडित को गायत्री मंत्र नहीं आता, वैसी ही बात यहाँ पर हो। तो ये तो भारत की प्रस्तावना है, हर विद्यार्थी को याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोगों ने भारत का संविधान क्यों बनाया और किस दिन बनाया, क्या इसका उद्देश्य था, वो सारा का सारा हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो प्रस्तावना हमें बताती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत की प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रीमेबल, जिसके आधार पर हम ये जानते हैं। और कोर्ट भी प्रीमेबल से कई बार ये निकालती है। अब अपना तुरंत बंद कर दिया करो भाई, बंद कर दिया, तुरंत जो है ऑडियो बंद कर दिया करो। तो ये जो प्रस्तावना आपने देखी, इसमें भारत के उद्देश्य के बारे में कोर्ट भी कई बार इस पर डिस्कशन करती है और आपकी एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन करती है। और 25 पार्ट्स भारत के संविधान में है। अपनी कापियां निकाल के थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ये 22 पार्ट्स, अगर आप आईएएस का उत्तर दोगे तो कितने पार्ट्स बताओगे? 22 पार्ट्स। 22। क्यों बताओगे? बताओ, मेरा थोड़ा एक्सप्लेन करो। इसलिए बताओगे कि जो पार्ट है ना वो ए और बी हो गए हैं, इसलिए गिनती में 25 आते हैं, वास्तव में नंबर लगाए गए हैं तो 22 लगाए गए। तो इसलिए आपसे अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं, भाग मतलब चैप्टर, तो कितने बताओगे? 22। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उत्तर क्या दोगे? 22 पार्ट। और गिनेंगे तो उसको कितने हो जाएंगे? 25। ए और बी को गिनेंगे तो, जैसे 4th में ए और
फोर्थ और फोर्थ ए बना दिया गया। तो इस तरह से क्या हो गया, 25 हो गए। और आर्टिकल 450 है, तो कितने हैं वास्तव में आर्टिकल? 395। 395। वेरी गुड, 95। बहुत अच्छा आंसर है। उत्तर क्या देना है? 395। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, लिख लो 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स। क्यों भाई? क्योंकि गिनती में 450 हो जाते हैं और वास्तव में नंबर लगाया गया तो 395 का लगाया, क्योंकि ए बी करके उसमें जोड़ते गए। अब आ जाइए 12 शेड्यूल। ये शेड्यूल कास्ट होती है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इसका क्या मतलब है? अनुसूची। आवाज बंद रखो भाई अपनी, क्यों नहीं करते हैं आप आवाज बंद? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। हाँ, अनुसूचित जनजाति ये जो है ये कहाँ से अनुसूचित हो गई? क्यों हो गई अनुसूचित? हिंदी में बता दिया अनुसूचित। अनुसूचित शेड्यूल क्यों हुई? क्योंकि इन 12 शेड्यूल्स में लिखा गया है जो जातियां वो शेड्यूल कास्ट हैं। जो जातियां शेड्यूल कास्ट में, यानी इन शेड्यूल्स में जिनका वर्णन है। शेड्यूल लैंग्वेज क्या है? जो शेड्यूल में लिखी गई है। शेड्यूल कास्ट वो है जो शेड्यूल में लिखी गई है। तो ये सारे शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जो भी है वो शेड्यूल कास्ट है। तो अब यही बात मैं आपको समझा रहा था कि 12 शेड्यूल में जिनका वर्णन है वो क्या है? शेड्यूल। आपकी आगे आ जाइए। 2 अपेंडिक्स लगाई गई आखिरी में और 97 अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। Although it is federal in nature, it also has a strong unitary bias. कितने राज्य हैं इस समय भारत में? 28 राज्य। 29 सर, 29। 28 28 28 राज्य हैं इस समय। 29 हो गए हैं, बल्कि 29। तो ये जो राज्य हैं इनमें सब में अपनी अलग अलग ताकतें हैं, अलग अलग पावर्स हैं, लेकिन केंद्र के पास अपनी अलग पावर है। तो ये जो सब चीजें हैं ये क्या कहती हैं कि फेडरल सिस्टम का मतलब है राज्यों में बटा होना, और यूनिटरी का मतलब है कि ये केंद्र की ताकत का अलग होना।